तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अशोक कौशिक। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ लगता है कि किस तरह का सियासी समीकरण यहां पर बन सकता है? क्या कांटे की टक्कर होगी? क्या मुकाबला दिलचस्प होगा या फिर एक तरफा लड़ाई होगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तरफा लड़ाई तो अब कतई नहीं है। जी। क्योंकि कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी के पाले में पहुंचे और टिकट हासिल करके जिस तरह से चौधरी धर्मवीर उनके सामने दम ठोक रहे हैं, उससे उनका मुकाबला तो आसान कतई नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि चौधरी बंसीलाल की विरासत, उनकी सियासत की विरासत संभाल रही हैं श्रुति चौधरी, सांसद हैं। और उनकी अ, माँ किरण चौधरी मंत्री हैं कैबिनेट में, वो भी अच्छी कदावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, समझदार नेताओं में गिनती होती है। तो उस तरह से यह है कि एक जनाधार उनके पास है पहले से, और एक मजबूत जनाधार है। भिवानी की खासतौर से बात करें, जाट डोमिनेटेड इलाका है, पूरी तरह से जाट लैंड में उसको गिना जाता है, वो सीट मजबूत है। और वहीं से तोशाम से विधायक उनकी माँ है, तो ये इनका घर है और गढ़ मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अशोक जी, अगर बात करें धर्मवीर की, तो बीजेपी ने धर्मवीर पर क्यों यकीन किया? ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से बीजेपी को लगा कि धर्मवीर उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं? देखिए, धर्मवीर खुलकर विरोध करते रहे, करीब 1 साल से जगह जगह अलग अलग मंचों पर ऐलान करते रहे कि मैं भिवानी से लड़ूंगा, मैं भिवानी का दावेदार हूं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो। और ये दरअसल उनकी आपसी लड़ाई है। कांग्रेस की लड़ाई कई बार कई मंचों पर सामने आई। उन्होंने ये ठान रखा था कि मैं लड़ूंगा, और शायद इसी मुद्दे को, इसी बात को भुनाने के लिए बीजेपी ने सोचा कि अच्छा मौका है। बीजेपी के पास उस बेल्ट में कोई भी कद्दावर जाट उस तरह से नहीं है। धर्मवीर विधायक है कांग्रेस के, और आप उनके वोट बैंक और उनकी ताकत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि वो चौधरी बंसीलाल को तोशाम से हरा चुके हैं, वो बाढ़ड़ा से भी विधायक रह चुके हैं, तोशाम से भी विधायक रह चुके हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में जब भिवानी जिले में उनको टिकट नहीं मिल पाया कांग्रेस का, तो सोहना में आकर उन्होंने जीत दर्ज की। तो इससे आप समझ सकते हैं, उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि नेता है, उनके पास वोट बैंक है। और बीजेपी को ऐसे नेता की जरूरत थी। बीजेपी के पास कम ही, उनके अपने नेता कम ही हैं। उनको लगा कि कांग्रेस की बगावत, कांग्रेस का नुकसान होगा, पहली चीज। दूसरा, वो वोट बैंक के साथ बीजेपी के झंडे के नीचे आ जाएंगे। तो इन चीजों को बनाने के लिए शायद बीजेपी ने उनको लगा कि इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता है, उनको टिकट थमा दी। जी जी। अशोक जी, एक चीज जानना चाहेंगे, राव बहादुर विधायक हैं, वो इनेलो से प्रत्याशी हैं, यहां पर वोट बैंक अच्छा खासा माना जा सकता है। अभय चौटाला भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या लगता है कि वो भी कड़ी टक्कर तो देंगे ही देंगे? हाँ, देखिए, जो समीकरण, मौजूदा समीकरण है महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट के, उसको जी। जरा एक बार मैं चाहूंगा कि हम समझने की कोशिश करें। भिवानी और महेंद्रगढ़ दो जिलों को बनाकर ये सीट बनी हुई है। भिवानी में जाट बहुल है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ की जितनी विधानसभाएं हैं, महेंद्रगढ़ जिला जो पूरा है, वो अहिरवाल का गढ़ है। अब अहिरवाल वोट वहाँ पे अच्छी खासी तादाद में है। उसके बाद जाट वोट बैंक जो भिवानी में ज्यादा है, वो वहाँ पर है। इसके अलावा ब्राह्मण मतदाता हैं जो, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर वहाँ हमेशा से काम करते रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा वोट है ब्राह्मणों की भी। जी। इन इन सब बातों के मद्देनजर इंडियन नेशनल लोकदल ने जो दाव खेला, वो अहिरवाल से अपना उम्मीदवार, एक सिटिंग एमएलए, नांगल चौधरी के एमएलए हैं राव बहादुर सिंह, उन पर दाव लगाया। इंडियन नेशनल लोकदल को माना जाता है कि वो जाट राजनीति, जाट वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी है। उन्होंने एक अहिरवाल के नेता पर दाव लगाया, मतलब उन्होंने एक साथ दो समीकरण साध लिए, अहिरवाल के नेता को, और चूंकि उनका अपना एक जनाधार है, अपना वोट बैंक है वो। तो इसके मद्देनजर ये हो सकता है, शायद उन लोगों को ये लग रहा होगा, इंडियन नेशनल लोकदल के थिंक टैंक को, कि सामने बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दो बड़े जाट नेता आमने सामने हैं। वोटों का अगर ध्रुवीकरण होता है, वोटों का बंटवारा, जाट वोट बैंक का बंटवारा तय है। ऐसे में अगर अहिरवाल वोट बैंक का ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं वो चाहेंगे, तो उनको उम्मीद है, और उनके दिमाग में ये चल रही होंगी गणनाएं जरूर, कि ऐसे में राव बहादुर सिंह को फायदा हो सकता है, और वो हो सकता है चुनाव ही जीत जाए। जी। जी अशोक जी, भिवानी सीट पर कांटे की टक्कर है, क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टी अपना वजूद बना पाएगी, कुछ कमाल दिखा पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी, जहां तक भिवानी सीट की बात है, तो वहां जिनको उतारा गया है, ऐसा भी नहीं है कि एक तो जी। पूरे हरियाणा की सियासत की अगर बात करें, तो आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा फैक्टर वैसे भी नजर नहीं आ रहा। और खासतौर से भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, तो वहां एक ताकतवर उम्मीदवार के तौर पे उनको नहीं माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की जहां तक बात है, वो हर लोकसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी मैदान में होते हैं, लेकिन वो उन प्रत्याशियों का पता लोगों को तभी चलता है जब वो टिकट लेके आ जाते हैं, और वो
वहां पर उतर जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग इस रूप में है, बहुजन समाज पार्टी से वेदपाल तंवर है मैदान में। वेदपाल तंवर गैर जाट मंच उन्होंने एक बना रखा है, गैर जाट की राजनीति वो करते रहे हैं, तो वो इसलिए शायद वो ये सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में भी ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो अपना एक खास परसेंटेज, जो एक फिक्स परसेंटेज है वोट बैंक का, वो उनके साथ है। इसके अलावा मिर्चपुर कांड को लेकर जो उन्होंने संघर्ष किया है, उसके खिलाफ जिस तरह से आवाज उन्होंने उठाई, वहां के विस्थापित जो दलित परिवार है वो आज भी वेदपाल तंवर के फार्म हाउस में रह रहे हैं। तो इन बातों के मद्देनजर हो सकता है वो अपनी जीत के सपने देख रहे हो, अपने आप को, अपना वोट बैंक वो तलाश रहे हो कहीं ना कहीं उस रूप में। बहुजन समाज पार्टी भिवानी में ठीक ठाक कर सकती है वेदपाल तंवर की वजह से, लेकिन अगर पूरे मुकाबले की बात देखी जाए, वो सिर्फ बहुकोणीय मुकाबला बना सकते हैं इसको, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो आज के दिन सीधे सीधे फाइट में है, क्योंकि अभी लंबा वक्त है चुनाव प्रचार का, समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे। मुख्य तौर पे दिखता है त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल, और उसमें चौथा कोण देने की कोशिश हो सकती है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, लेकिन मुख्य मुकाबला आप मान सकते हैं कि त्रिकोणीय ही रहने वाला है वहां पर। जी अशोक जी, एक सवाल और बनता है कि धर्मवीर सिंह को उतारा है मैदान में यहां से बीजेपी ने, क्या उनके पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं था? क्योंकि खुद बीजेपी में हमले हो रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी के अंदर ही, पार्टी के अंदर ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये एक सवाल है कि धर्मवीर सिंह को क्या लाना यहां से कोई मजबूरी थी या इनकी रणनीति का हिस्सा था? देखिए, रणनीति का हिस्सा इसको बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि धर्मवीर के ज्वाइन करने की बात होती है, उसके साथ ही उनको टिकट थमा दी जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो सूत्रों से हमारी बात होती है, अंदर जो थिंक टैंक में जो लोग शामिल हैं, जो विचार विमर्श के स्तर पे जो लोग रहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, हरियाणा में खासतौर से, उनके हवाले से अगर मैं यकीन करके आपको बताऊं तो वहां से राव नरवीर सिंह बहुत मजबूत उम्मीदवार थे, उनका नाम आखिरी वक्त तक चल रहा था। कुछ समय तक सुधा यादव के नाम पर भी चर्चा हुई कि उनको एडजस्ट करना था, राव इंद्रजीत के गुड़गांव आने की वजह से वहां उनको सीट छोड़नी पड़ी थी, तो उनको लगा कि अहिरवाल की कोई दूसरी सीट जिस पर किसी अहिरवाल के नेता को हम उतार सकते हैं तो वो भिवानी महेंद्रगढ़ हो सकती है। लेकिन आखिरी वक्त आते आते राव नरवीर का तकरीबन तय हो गया था, सिर्फ ऐलान बाकी था। इसी बीच घटनाक्रम ये होता है कि धर्मवीर सिंह रैली करके इस्तीफा देते हैं, सीपीएस का पद छोड़ते हैं, विधायकी से इस्तीफा देते हैं और एक तरीके से बगावत का ऐलान कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अगर बातचीत उनकी चली रही थी, पहले भी बहुत पहले से चल रही थी बातचीत, तो लेकिन ये था, एक संशय की स्थिति थी कि इनको ले ना ले तो फिर कैसे एडजस्ट करें, कहाँ एडजस्ट करें। और इनको ये भी बड़ा स्पष्ट संदेश था कि अगर धर्मवीर आएंगे तो सिर्फ जो एक रहता है कि शर्तें लागू, और शर्त सिर्फ यही थी कि भिवानी महेंद्रगढ़ की टिकट उनको चाहिए लोकसभा की, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनी, दोनों पार्टियों के। धर्मवीर ने भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनके जरिए ये बात दिल्ली तक पहुंचाई, दिल्ली के नेता इसके लिए राजी हुए, टिकट पर उनकी सहमति बन गई, तो उनको बीजेपी को कह सकते हैं कि बैठे बिठाए एक मजबूत आदमी, एक मजबूत नेता मिल गया। इसको इस रूप में समझ सकते हैं। जी अशोक जी, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।